प्यारे बच्चों, तो इस लेक्चर में हम कुछ उन रिवॉल्ट्स को कवर करेंगे जो 1857 के बड़े रिवॉल्ट से पहले ही इंडिया में हो चुके थे। देखो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ ना, तो वो तो काफी लार्ज लेवल पे हुआ, क्योंकि इंडिया के कई बड़े बड़े रीजन्स में, कई बड़े बड़े शहरों में रिवॉल्ट हुआ। तो उसको हम कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारत की आजादी की पहली लड़ाई। लेकिन 1857 में ही जाके इंडियंस ने लड़ना स्टार्ट किया, ये सच नहीं है। 1857 से पहले भी जो कॉमन पीपल है, जो आम लोग थे इंडिया के, उन्होंने कई अटेम्प्ट्स किए थे कि ब्रिटिश को कैसे इंडिया से भगाया जा सके। लेकिन इन अटेम्प्ट्स की एक खासियत थी कि ये लार्ज लेवल पे नहीं फैले होते थे, ये छोटे छोटे इलाकों में होते थे, कुछ मतलब लिमिटेड एरियाज में होते थे। तो आइए कुछ वैसे ही रिवॉल्ट्स को हम कवर करें जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इससे पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि इस लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बल्कि आपको याद रखने वाली चीजें मिलेंगी। ठीक है, यानी कि जब हम बोलेंगे कि कौन सा रिवॉल्ट, तो आपको याद रखना है कि रिवॉल्ट किस साल में हुआ, कहां हुआ और उसके लीडर्स कौन कौन थे। ठीक है ना, ये तीन चीजें हमने याद रखनी है। तो आइए देखते हैं। तो 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको क्या कहा जाता है? पहली लड़ाई मानी जाती है भारत की आजादी की, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही हम ऑलरेडी देख चुके हैं कई छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हुए। तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज करना स्टार्ट किया, राज करना कब से स्टार्ट किया? आ तो गए थे वो 1609 में ही, लेकिन अपना असली रंग तो उन लोगों ने काफी लेट में दिखाया ना, काफी बाद में दिखाया। 1757 में जो बैटल ऑफ पलासी हुई थी, इसके बाद लोगों को समझ में आ गया था कि कंपनी का दिमाग जो है खराब हो चुका है, ये लोग यहां पे रूल करना चाहते हैं। तो उसके बाद से ही लोगों ने अटेम्प्ट्स करने स्टार्ट कर दिए थे। जो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग हिस्से थे, सभी नाराज चल रहे थे ब्रिटिशर से, तो सबने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो छोटी छोटी कोशिशें थी, ये जो छोटे छोटे अटेम्प्ट्स होते थे, तो ये एकदम लोकल लेवल पे होते थे। और ऑब्वियसली क्योंकि लोकल लेवल पे होते थे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। लेकिन ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, तो हमें जानना ही है इनके बारे में। इन लोगों ने जान दी अपनी, ठीक है, अंग्रेजों को भगाने के अटेम्प्ट में। तो इसलिए ये जो चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपने याद क्या रखना है जब हम रिवॉल्ट पढ़ेंगे? किस एरिया में हुआ था, किस ईयर में हुआ था और उसके लीडर्स कौन थे। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला ऐसा रिवॉल्ट है रिकॉर्डेड, वो है सन्यासी एंड फकीर रिवेलियन बोलते हैं उसको। सन्यासी तो आप समझते ही हो, फकीर भी समझते हो। तो सन्यासी क्या है? हिंदू साधुओं को बोलते हैं, जो हिंदूज होते हैं। फकीर क्या है? वैसे मुस्लिम साधु होते हैं। आइए फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो सन्यासी थे, ये बेसिकली 10 नामी नागा साधु हुआ करते थे। तो नागा साधु वो लोग होते हैं जो कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं और पूरा जीवन इन लोगों ने मतलब धर्म के नाम पे दे दिया होता है। तो ये 10 नामी नागा साधु एक्चुअली रहते तो थे नॉर्थ इंडिया में, लेकिन बंगाल आया जाया करते थे, क्योंकि बंगाल में काफी सारे पिलग्रिमेज थे, काफी सारी श्राइन्स थी, मंदिर वगैरह बने होते थे। तो वहां पे ये लोग विजिट करने जाते थे, साल में 3-4 महीने बंगाल में ही गुजारते थे। अब ये इसको क्या बोलते हैं? सन्यासी एंड फकीर रिवेलियन, यानी कि ये ना सिर्फ सन्यासियों का बल्कि फकीरों का भी विद्रोह था। तो सन्यासी कौन थे मैंने आपको समझा दिया, 10 नामी नागा साधु हुआ करते थे। फकीर कौन थे? तो फकीर ये लोग बेसिकली इस्लाम के फॉलोअर्स थे, तो मदारिया फकीर कहलाते थे। ये सूफी सिलसिला एक इस्लाम का एक हिस्सा होता है, तो वहां सूफी सिलसिले के मदारिया ग्रुप हुआ करता था। तो वही ग्रुप मदारिया फकीर का
उसी ग्रुप ने इस विद्रोह में भाग लिया था। तो ये जो रिवोल्ट है बच्चों, ये 1760s में ही शुरू हो गया था। अब सोच के देखो क्यों हुआ होगा शुरू, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ। तो बैटल ऑफ पलासी के बाद बंगाल जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, इसीलिए बंगाल में ही सबसे पहला रिएक्शन भी हुआ। तो ये जो रिवोल्ट आप देख रहे हो, इसका जो केंद्र था, जो सेंटर था बच्चों, वो था बंगाल। अब आपको याद रखने में भी आसानी होगी कि बंगाल में ही क्यों हुआ, क्योंकि बैटल ऑफ पलासी के जस्ट बाद ये सारी कहानी स्टार्ट हो गई। तो उस वक्त का बंगाल यानी आज का, उसमें बांग्लादेश भी शामिल था, बिहार उड़ीसा भी शामिल था। अब ये जो रिवोल्ट है, इसकी जानकारी हमको डिटेल में आनंद मठ नाम के नॉवेल से मिलती है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कहां से हमको ये पता चलता है कि सन्यासी और फकीर रिबेलियन नाम की कोई चीज हुई भी थी। तो ये आनंद मठ नॉवेल में इसके बारे में काफी डिटेल में लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी एक बंगाल के ही नॉवेलिस्ट थे। तो इनको इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट माना जाता है, यानी नए जमाने के नॉवेलिस्ट। तो आनंद मठ बच्चों आप याद रखोगे। इसी आनंद मठ नॉवेल में एक कविता लिखी हुई है, वो कविता है वंदे मातरम, जो आज हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है बच्चों। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वंदे मातरम किस बुक से लिया गया है, तो बुक है आनंद मठ। तो ये वंदे मातरम जो कविता है, ये इस फॉर्म में लिखी गई है इस नॉवेल में कि सन्यासी और फकीर ये गाना गाया करते थे। तो ये वंदे मातरम आज का नहीं है, काफी पुराने जमाने से ही हमारे पूर्वज इसको गाए चले आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई सन्यासी और फकीर की? तो ये सन्यासी और फकीर जो जैसे लोग थे ना, तो ये लोग बंगाल में यहां वहां घूमा करते थे, पिलग्रिमेज जाते थे, अलग अलग मंदिर मस्जिद जाते थे। तो जब ये घूमते थे, तो जब ये बंगाल में रहते थे, तो उस दौरान क्या करते थे, ये टैक्स लिया करते थे। जो बड़े अमीर लोग थे, नवाब और जमींदार। अब देखो, ये कोई खेती बाड़ी तो करते हैं नहीं, इन्होंने तो अपना पूरा जीवन जो है धर्म के नाम पे दे दिया है ना। तो ये खाएंगे क्या, रहेंगे कहां? तो इनका खर्चा पानी कहां से आता था? तो ये टैक्स लेते थे नवाबों से, जमींदारों से, कि भाई हमारा खर्चा आप ही उठाओ, ठीक है। और दूसरा काम ये क्या करते थे कि ये इनके पास जो भी पैसे जमा होते थे ना, ये लोग मनी लेंडिंग के बिजनेस में, यानी ये लोग पैसा जो है ना इंटरेस्ट पे दूसरे लोगों को देते थे, यानी सूद पे पैसा लगा दिया करते थे। तो 3-4 महीने इनको पता है कि हमने बंगाल में ही 3-4 महीने गुजारने हैं, तो जब ये आते थे तो पैसा सूद पे लगा देते थे, और लौटते वक्त वो सूद का पैसा लेके वापस अपने अपने घर चले जाया करते थे। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बंगाल चला गया अंग्रेजों के कब्जे में, और सारा टैक्स कलेक्ट करना तो अंग्रेजों की जिम्मेदारी है। तो अंग्रेजों ने इनसे कहा कि आप क्यों टैक्स लेते हो, आप हो कौन टैक्स लेने वाले? तो इनको तो कई सालों से, मतलब अंग्रेज तो नए नए आए थे ना, ये लोग तो हजारों सालों से इंडिया में ऐसे ही चले आ रहे थे। तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो कंपनी ने क्या कहा, डिक्लेयर कर दिया इलीगल, कि ना ही आप रिलीजियस टैक्स वसूल सकते हैं नवाब और जमींदारों से, ना ही आप मनी लैंडिंग कर सकते हैं, यानी सूद पे पैसा भी नहीं लगा सकते। ये आपका काम नहीं है, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इससे क्या हुआ, ये लोग हो गए नाराज। तो नाराज हो गए, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने फकीरों और सन्यासियों पे ये इल्जाम भी लगा दिया कि आप लोग बंगाल में घूम घूम के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काते हो। तो ये सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से फकीर और सन्यासी काफी नाराज हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ब्रिटिश फैक्ट्रीज पे, तो ब्रिटिश की जो खजाने होते थे उन सब पे अटैक करके उनको लूटना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली आपको याद रखना है, सन्यासी फकीर रिवोल्ट कहां हुआ? बंगाल में हुआ। जो दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जब ये सब हो रहा था, उस वक्त बंगाल का जो गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग ने थोड़ी मेहनत करी और इस रिवोल्ट को
कंट्रोल कर लिया। तो हमको देखना है कि इस रिवोल्ट के लीडर्स कौन कौन थे। तो इस रिवोल्ट की पहली लीडर थी, देखो दो दो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं ना जो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक है सन्यासियों का ग्रुप, एक है फकीर का ग्रुप। तो सन्यासी ग्रुप के दो लीडर थे। जो सबसे पहली लीडर थी वो थी भवानी पाठक। तो भवानी पाठक कौन थी? तो वो एक डकैत थी, डाकू थी। तो डाकू होने का ये मतलब नहीं है कि पब्लिक को लूट रही है, वो ब्रिटिश के खजाने लूटती थी। और ब्रिटिश के खजाने लूट के, उसको रॉबिन हुड की तरह माना जाता था, तो वो ब्रिटिश के खजाने लूट के गरीब लोगों में बांट दिया करती थी। तो लीडर कौन है? भवानी पाठक। इसी भवानी पाठक ने देवी चौधरानी को गोद लिया था। तो जब भवानी पाठक को मार दिया अंग्रेजों ने, उसके बाद देवी चौधरानी लीडर बन गई थी। तो सन्यासियों की तरफ से ये दो लीडर्स हैं। ये सारी चीज आपको आनंद मठ में पता चलती है। आनंद मठ नॉवेल में ये सारी पूरी डिटेल में लिख रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है ना। तो अब सन्यासियों का तो क्लियर है, आप समझ गए। अब फकीरों के जो लीडर्स थे वो थे मजनू शाह। मजनू शाह, ठीक है। तो आपको ये नाम बस याद रख लेने हैं। तो मजनू शाह की डेथ हो गई। तो मजनू शाह की डेथ एक्चुअली हुई कि अंग्रेजों ने कैप्चर करके उनको फांसी दे दी। तो इनकी डेथ के बाद, मजनू शाह की डेथ के बाद, उनके ब्रदर मूसा शाह ने लीडरशिप संभाली और रिवोल्ट को कंटिन्यू किया। तो यहां से यही फैक्ट्स आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं। तो आइए नेक्स्ट रिवोल्ट को देखते हैं। जो अगला रिवोल्ट इंडिया की धरती पे हुआ वो था पॉलीगर रिवोल्ट। तो अब ये पॉलीगर कौन थे? पॉलीगर लोग कौन थे? तो साउथ इंडिया में कर्नाटक और थोड़े से आंध्र प्रदेश के हिस्से मिला के विजयनगर किंगडम हुआ करती थी, ठीक है। तो ये विजयनगर किंगडम के ने क्या सिस्टम बना रखा था कि विजयनगर किंगडम का एक राजा है, राजा के अंडर गवर्नर्स हुआ करते थे। तो उन गवर्नरों का काम क्या है? टैक्स कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाना। तो गवर्नर ने अपने अंदर कई सारे पॉलीगर्स रखे होते थे। तो पॉलीगर का मतलब होता था कि आप हो तो सैनिक, आप एक मिलिट्री जनरल हो, आपके पास तलवार है, आपके पास बंदूक है, लेकिन काम आपका टैक्स कलेक्ट करना है। तो क्या सिस्टम है? आपके हिस्से एक जमीन दे दी है राजा ने, गवर्नर ने, लेकिन आप सैनिक हो। तो आप खेती बाड़ी आप नहीं करते हो, खेती बाड़ी किसान करते हैं। आप बस उनसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नर को देते हो, गवर्नर ले जाके वो टैक्स राजा को दे देता है। तो पॉलीगर यही लोग थे। तो क्या हो गया? अब टैक्स तो अंग्रेज कलेक्ट करेंगे ना, अंग्रेजों ने उसकी राइट्स ले ली थी। तो अब अंग्रेज कहते थे कि टैक्स केवल और केवल हम ही कलेक्ट करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो अब पॉलीगर क्या करेंगे? पॉलीगर का तो काम ही था टैक्स कलेक्ट करना। तो यही रिवोल्ट हो गया, इसी बात पे रिवोल्ट हो गया। तो ये बच्चों आप याद रखोगे कि पॉलीगर कौन थे? तो टैक्स कलेक्ट करते थे, कल्टीवेटर से ले जाके गवर्नर को देते थे, गवर्नर ले जाके अपने राजा को दे देता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको ऐसा करने से रोका। रोकने की वजह से पॉलीगर्स जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। तो अब की फैक्ट्स की बात करते हैं बच्चों। तो ये रिवोल्ट कब हुआ? तो ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1799 में और ये 2-3 सालों तक चलता रहा। मतलब रुक रुक के, कभी अंग्रेज उसको दबाने में कामयाब हो जाते थे, फिर 5-6 महीने के बाद फिर से पॉलीगर रिवोल्ट कर देते थे। तो 3 सालों 4 सालों तक ये कहानी चलती रही। जो की फैक्ट आपने याद रखना है बच्चों कि ये तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तमिलनाडु में, क्योंकि विजयनगर का हिस्सा था, ठीक है, तमिलनाडु। तो तिरुनवेली याद रखना है आपने। तो यहां के लीडर कौन थे? तो पॉलीगर के जो लीडर थे वो थे कट्टा बोमा नायक। ये एक्चुअली मिलिट्री जनरल थे, सेनापति थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ये तो ऑलरेडी लोग लड़ना तो जानते ही थे, सेनापति थे, तो इन्होंने कर दी लड़ाई। तो कट्टा बोमन नायक आपने याद रखना है कि लीडर थे पॉलीगर के।
तो कट्टा बोमन जो है, इन्होंने लगातार 7 सालों तक इस लड़ाई को कंटिन्यू रखा था और बाद में उनको पकड़ के अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो इनको फांसी देने के बाद जो रिवोल्ट है उसको दबा ही दिया गया, क्योंकि आपका लीडर ही मतलब नहीं रहा। तो काफी मेहनत करने के बाद ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को अच्छे से दबा दिया। 1801 तक ये रिवोल्ट खत्म हो गया था। 1799 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट उससे पहले ही हो गया था, क्योंकि 7 सालों तक इन्होंने स्ट्रगल किया था, लेकिन लार्ज स्केल पे 1799 में स्टार्ट माना जाता है इसको, और 1801 में खत्म हो गया। तो खत्म जब हो गया ये रिवोल्ट, तो इस कैसे खत्म हुआ? तो अंग्रेजों ने एक ट्रीटी साइन करवाई राजा से, उसका नाम था कर्नाटिक ट्रीटी। तो कर्नाटिक क्या है? तो देखो बच्चों, ये इंडिया है। आज का मैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये केरल है, ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के ठीक ऊपर आंध्र प्रदेश है। तो ये जो एरिया है कोरोमंडल कोश का, थोड़ा सा तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश मिला के, इसको उस वक्त कर्नाटिक बोलते थे। तो तिरुनवेली जो है आज भले ही तमिलनाडु में है, उस वक्त ये कर्नाटिक का हिस्सा थी। तो कर्नाटिक की ट्रीटी साइन कराई अंग्रेजों ने, और इस ट्रीटी के जरिए पूरे तमिलनाडु को अपने कंट्रोल में ले लिया। एक्चुअली साउथ इंडिया में उनका जो अड्डा था वो मद्रास ही था, तो मद्रास के आसपास ही उनका एरिया था। लेकिन इस ट्रीटी के बाद पूरा ही तमिलनाडु उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो पॉलीगर सिस्टम जो है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, और पॉलीगर सिस्टम की जगह जमींदारी सिस्टम ले आए। तो जमींदार को तो ब्रिटिश ही अपॉइंट करते थे, यानी पॉलीगर जो राजा ने अपॉइंट किए थे उनको तो हटा दिया, और खुद के नए जमींदार उनकी जगह पे बिठा दिए। जो अगला इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हमको जानना चाहिए वो है चुआर रिवोल्ट। तो ये ईयर आपने याद रखना है कि ये ईयर था 1799। तो ये चुआर थे कौन? तो ये जो चुआर शब्द है ये एक डेरोगेटरी वर्ड है, यानी ये एक गाली की तरह यूज किया जाता है बंगाल में। आज भी किसी को अगर बदमाश कहना होता है तो लोग बोलते हैं कि ये देखो ये कितना चुआर लड़का है। तो चुआर का मतलब होता था बदमाश या बहुत लो लेवल का, इसको एक गाली मानी जाती थी। ठीक, तो क्या हुआ कि बंगाल में रह रह के काफी सारे सूखे पड़ते थे, फेमिन आते थे। फेमिन का क्या मतलब होता है? बारिश नहीं हो रही है, खेती बाड़ी चौपट हो गई है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। तो ये सिचुएशन थी बंगाल की। ऊपर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टैक्स बढ़ाती चली गई। टैक्स इतना हो गया कि फार्मर्स जो है वो देने की हालत में थे ही नहीं, तो इनकी जमीन वमीन ये सब छीन लिया करते थे। तो इस सिचुएशन में इन फार्मर्स ने, जिनको अंग्रेज चुआर बोलते थे, इसलिए इस रिवोल्ट का नाम चुआर रिवोल्ट कहा गया। बेसिकली चुआर कौन? तो फार्मर, जिनको गाली देने के लिए चुआर बोला जाता था। तो इनका जो लीडर था वो एक्चुअली एक जमींदार था। जमींदार का नाम था दुर्जन सिंह। तो लीडर कौन? दुर्जन सिंह। जगह कौन सी? तो बंगाल। साल कौन सा? तो 1799। वजह क्या है? कि टैक्स नहीं दे पा रहे हैं और इनको और भी तरह से गालियां देते हैं, इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। तो इन्होंने कर दिया रिवोल्ट। अब ये रिवोल्ट एग्जैक्टली कहां पे हुआ? तो आपको याद रखना है कि बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बांकुरा डिस्ट्रिक्ट जो है आज इंडिया में ही है, वेस्ट बंगाल में ही है। तो बांकुरा डिस्ट्रिक्ट, या फिर ऑप्शन में आपको परगना भी मिल सकता है, रायपुर परगना। तो इस जगह पे रिवोल्ट हुआ था। तो क्या हुआ था इस रिवोल्ट में? तो जो इसके लीडर थे दुर्जन सिंह, जो कि एक जमींदार थे, इन लोगों ने, इसने 1500 फॉलोअर जमा कर लिए थे। 1500 चुआर, जिनको ब्रिटिश चुआर बोलते थे। इसने, दुर्जन सिंह ने अपने 1500 फॉलोअर्स के साथ मिलके 30 गांवों पे कब्जा कर लिया था। गांव पे कब्जा करने का मतलब है कि कोई टैक्स वैक्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं जाएगा, कोई पुलिस थाना नहीं, कोई कुछ नहीं, इंडियंस का रूल आ गया वहां पे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था
काफी कोशिश करने के बाद, काफी क्रूएलिटी के बाद कई सारे चुआर्स को फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने कुछ भी करके इस रिवोल्ट को भी दबा दिया। अनसक्सेसफुल थे ये सारे रिवोल्ट जो हम पढ़ रहे हैं। तो 200 रिबल्स को आप देख रहे हो कि फांसी दे दी गई थी। अगला रिवोल्ट, पाइका रिवोल्ट। तो पाइका कौन थे? तो पाइका जो है बेसिकली उड़ीसा के राजा के अंडर काम करने वाले वो सैनिक थे जो कि फार्मिंग का काम भी संभालते थे। तो आपको पहली चीज जो याद रखनी है कि पाइका रिवोल्ट कब हुआ, कहां हुआ। तो 1817 में शुरू हुआ, 2-3 सालों तक चला। और कहां हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। इसके लीडर कौन थे ये आप देख लो, बक्सी जगबंधु। तो बक्सी का मतलब होता था, बक्सी वो लोग होते थे जो युद्ध के टाइम तो युद्ध करते थे, लेकिन जब युद्ध या कोई लड़ाई नहीं हो रही होती थी तो अपने अपने खेतों में जाके फार्मिंग करते थे। तो ये राजा के लिए 2 तरह के काम करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी सैनिक बन जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी फार्मिंग करेंगे। तो फिर इनकी दिक्कत क्या हो गई? तो इनकी भी वही दिक्कत है जो बाकियों की है। इनको पहले तो टैक्स नहीं देना पड़ता था क्योंकि ये राजा के लिए काम करते थे सैनिक का। अब जो है अंग्रेज इनसे टैक्स मांग रहे हैं कि अब आप भी टैक्स दो, और साथ ही साथ इनको इन पे प्रेशर भी था कि आप लोग ये सब सैनिक वैनिक का काम छोड़ो, हम ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे। तो राजा पे भी प्रेशर पड़ रहा था कि इन सबको नौकरी से हटाओ, सैनिक तुम नहीं रखोगे। और इन लोगों पे दबाव था कि भले ही आज तक तुम टैक्स नहीं देते थे, लेकिन अब तुमको देना है टैक्स। तो इनके जो लीडर थे बक्सी जगबंधु विद्याधर, उनके अंडर इन लोगों ने अपने आप को इकट्ठा किया और 1817 में कर दिया रिवोल्ट। ठीक है, तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हो, ये उस वक्त ये अंग्रेजों की बनाई हुई पेंटिंग है। तो ये पाइका रिवोल्ट को ही शो कर रही है। तो पाइका लोगों ने क्या किया? तो पाइका है कौन आप समझ रहे हो ना, ये लड़ना भी जानते हैं, खेती करना भी जानते हैं। तो इन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ऑफिसेस पे। तो ब्रिटिश पुलिस स्टेशंस जो उनके ऑफिसेस थे, इन सब पे ट्रेजरी जो उनका खजाना होता था, सब पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और खुर्दा की तरफ बढ़ने लगे। एक्चुअली खुर्दा में अंग्रेजों ने अपनी एक छोटी सी गवर्नमेंट बना रखी थी, जैसे मद्रास है, बॉम्बे है। तो वो उस तरफ जाने लगे कि हम अंग्रेजों को हमेशा के लिए यहां से भगा ही देंगे। तो ये पाइका क्या है, इन लोगों ने गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटजी अपना रखी थी। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है छुप छुप के हमला करना। अगर आमने सामने आओगे तो एक तरफ इतनी बड़ी ब्रिटिश आर्मी, दूसरे तरफ एक छोटे से राजा की छोटी सी आर्मी, तो जीतना संभव नहीं था। तो इसलिए ये लोग छुप छुप के गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। इस रिवोल्ट को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से 1819 तक खत्म कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि लगभग ये 2 साल तक ये चला, 1817 से 1819 तक। तो अब लीडर का क्या हुआ? जो लीडर थे बक्सी जगबंधु, उन्होंने 1825 में सरेंडर कर दिया था ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के सामने। और बाद में उनको कटक भेज दिया गया। कटक उड़ीसा में ही है, वहां भेज दिया गया, जहां बाद में 1829 में उनकी डेथ हो गई। जो नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट या रिवोल्ट आप कह लो इंडिया ने देखा, वो था वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी मूवमेंट एक्चुअली इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था, ये अफगानिस्तान, ईरान जैसी जगहों पे चल रहा था। सऊदी अरेबिया बेसिकली इसका सेंटर हुआ करता था। तो जो वहाबी मूवमेंट है, ये स्टार्ट किया था इंडिया में सैयद अहमद बरेलवी ने, क्योंकि ये बरेली के रहने वाले थे, राय बरेली के, इसलिए इनके नाम में बरेलवी है एडेड, सैयद अहमद बरेलवी। तो ये वहाबी मूवमेंट था क्या? तो अब्दुल वहाब नाम के एक बहुत बड़े मुस्लिम धर्मगुरु थे, मुस्लिम प्रीचर थे जो सऊदी अरब के। तो उन्होंने कहा था कि इस्लाम में बहुत तरह की इंप्योरिटीज आ गई हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अंग्रेज ही नहीं, फ्रांस, कई सारे लोग जो है पूरे दुनिया में फैल गए थे और अपना कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो दूसरे कंट्रीज पे थोपते थे।
तो अब्दुल वहाब जो सऊदी अरेबिया के बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने अपील की मुस्लिम से कि हमको इस्लाम को प्यूरिफाई करना है, इस्लाम में बहुत तरह की इंप्योरिटीज आ गई हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था वहाबी मूवमेंट का। तो इंडिया में जो है दो लोगों को इसका क्रेडिट जाता है, शाह वलीउल्लाह, लेकिन जो मेजर क्रेडिट जाता है वो है सैयद अहमद बरेलवी। यानी जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको इन्हीं का नाम देखने को मिलेगा, सैयद अहमद बरेलवी को ही माना जाता है इंडिया में वहाबी मूवमेंट। तो जो चीज सऊदी अरेबिया में अपील की गई थी उसी चीज को अब इंडिया में लागू करना चाहते थे सैयद अहमद बरेलवी। तो सैयद अहमद बरेलवी ने भी इंडियन से कॉल किया, इंडियन जो मुस्लिम्स थे, कि भाई जो भी है आओ हम साथ मिलके इस्लाम को फिर से रिवाइव करें। अंग्रेजों ने हमारे देश का माहौल खराब कर रखा है, हमारी जो रिलीजियस टीचिंग्स है उस पर असर डालते हैं अंग्रेज, तो आओ मिलके हम वापस इस्लाम की टीचिंग्स की ओर चलें। तो ये जो वहाबी मूवमेंट है, इनके जो मेजर सेंटर्स थे वो थे पटना में, हैदराबाद में, मद्रास में, यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश और उस वक्त का मतलब आज का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिला के उस वक्त का यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, और बॉम्बे। तो इन सब जगहों पे मेजर मेजर सेंटर्स थे वहाबी मूवमेंट के। लेकिन सबसे बड़ा सेंटर जो था वहाबी मूवमेंट का वो था पंजाब में। पंजाब में तो सारी लिमिट ही क्रॉस हो गई वहाबी मूवमेंट की। तो आइए देखते हैं क्या हुआ पंजाब में। तो ये जो सैयद अहमद बरेलवी थे तो ये चाहते थे कि जो नॉन बिलीवर्स है, काफिर बोलते हैं उनको, काफिर वो लोग होते हैं जो इस्लाम की टीचिंग्स मतलब खुद को मुस्लिम नहीं मानते, उनको काफिर कहा जाता है। तो सैयद अहमद बरेलवी ने कहा कि काफिरों को हम मुस्लिम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस चक्कर में उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई सिखों से। जो पंजाब के सिख थे उनको इन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो सैयद अहमद बरेलवी ने मुस्लिमों से कहा कि आओ हम एक जिहाद लड़ें। जिहाद का मतलब होता है होली वॉर, रिलीजियस वॉर। तो अब क्या हो रहा है, करने तो आप चले थे रिफॉर्म, लेकिन यहां तो आप मुस्लिम वर्सेस सिख कर रहे हो। तो ये मुस्लिम वर्सेस सिख में बदल गया। तो सैयद अहमद शाह की लड़ाई स्टार्ट हो गई सिखों से। तो सैयद अहमद शाह जो फाइनली ये बैटल में मारे गए, बैटल ऑफ बालाकोट, आप देख रहे हो ना, बैटल ऑफ बालाकोट सिख आर्मी जनरल ने मार गिराया। तो सैयद अहमद इस तरह उनकी डेथ हो गई। थोड़े दिनों के बाद जो पंजाब का कंट्रोल है वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो अंग्रेजों के हाथ में चला गया तो वहाबी मूवमेंट का जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट वो सिख से हटके ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। क्योंकि इनको लगता था कि इनको भगाओ यहां से, जब तक ये यहां पे रहेंगे हमारा इस्लाम जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो मालिक होगा उसी से लड़ोगे ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अब इनकी लड़ाई हो गई स्टार्ट। तो 1857 के जो रिवोल्ट में इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि ये मुस्लिमों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो गए। और इसलिए बड़े लार्ज स्केल पे जो वहाबी मूवमेंट से जुड़े लोग थे ना, उन्होंने 1857 में इसी रीजन से पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि उनको लगता था कि देखो हमारी जो इतनी शानदार जो मुस्लिम डायनेस्टी चली आ रही थी मुगल्स की, उसको इन अंग्रेजों ने, क्रिश्चियनों ने आके हटा दिया। तो यही सारी वजह थी। जो अगली बड़ी अपराइजिंग इंडिया में हुई वो थी रामोजी राइजिंग, यानी रामोजी विद्रोह। तो ये रामोजी कौन थे? तो रामोजी जो है ना वो पहाड़ों में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले ट्राइब्स थे, आदिवासी लोग थे। ये कौन से पहाड़ों में रहते थे? तो वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट का क्या चक्कर है? तो महाराष्ट्र का ये जो कोस्ट आप देखोगे, महाराष्ट्र का, गोवा का, तो ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। तो वहीं पे जो बहुत सारे पहाड़ हैं, तो उन्हीं पहाड़ों में ये ट्राइब्स रहते थे। तो इन्होंने ही किया था रिवोल्ट। तो दो चीजें, कहां पे हुआ था रिवोल्ट?
तो आप समझ लो महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट में हुआ था। कब हुआ था? तो 1822 से लेके 26 तक। तो इनका जो ट्राइबल लीडर था चित्तूर सिंह, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। प्रॉब्लम वही थी कि टैक्स नहीं दे सकते, फिर भी आप टैक्स मांगते हो। तो इन लोगों ने बेसिकली सतारा को अपना निशाना बनाया कि सतारा में किंगडम थी अच्छी खासी, जिसको अंग्रेजों ने ऑलरेडी कंट्रोल में ले रखा था। तो सतारा पे अटैक करने लगे ये लोग। तो आपको याद रखना है कि बेसिकली सतारा में हुई थी ये प्रॉब्लम। तो ये एक ही बार में सॉल्व हो गया ऐसा नहीं है, रह रह के बार बार रिवोल्ट हुआ था सतारा में। तो उन सारे रिवोल्ट्स को मिला के हम रामोजी अपराइजिंग के ही नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली आपको कुछ चीजें याद रखनी है, कहां हो रही थी ये सारी चीजें। तो सतारा में कब स्टार्ट हुई थी? तो 1822 में। ठीक है। अब क्या हुआ था कि 1839 में सतारा को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने एनेक्स कर लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए सतारा को खुद में मिला लिया। तो सतारा को खुद में मिला लिया तो राजा क्या करेगा? राजा को तो नौकरी से हटा दिया, राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया, उसकी आर्मी को भी हटा दिया। तो फिर से सतारा के लोगों ने ये अपराइजिंग चालू कर दी थी, रामोजी अपराइजिंग। ठीक है। और लास्ट में हुआ वही जो होना था, ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री यूज करी और इस रिवोल्ट को भी दबा दिया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था वो था पागलपंथी रिवोल्ट। तो ये पागलपंथी रिवोल्ट कहां हो रहा था? तो ये शेरपुर प्रांत, शेरपुर प्रोविंस जो आज के बांग्लादेश में पड़ता है, जो उस वक्त ईस्ट बंगाल का हिस्सा था, वहां हुआ था ये। तो कौन थे ये पागलपंथी लोग? तो ये पागलपंथी लोग वो लोग थे जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में बराबर ही यकीन रखते थे। ठीक है। तो ये लोग सूफी भी थे, ये लोग हिंदू भी थे, साथ ही साथ ये लोग लड़ना भी जानते थे, हथियार वथियार भी रखते थे। तो यही थे पागलपंथी। तो इनको क्या दिक्कत हो गई? तो इनको भी वही दिक्कत हो गई कि अब इनसे भी टैक्स लिया जाने लगा। तो आपको लीडर का नाम याद रखना है कि इसके लीडर थे करम शाह, और जब करम शाह की डेथ हो गई तो इनका बेटा लीडर बन गया था, टीपू शाह और करम शाह। तो पागलपंथी रिवोल्ट कहां हो रहा था? तो बांग्लादेश। ऑप्शन जैसा रहेगा, बंगाल लिखा रहेगा तो बंगाल चूज करेंगे, शेरपुर लिखा रहेगा तो शेरपुर चूज करेंगे, बांग्लादेश तो नहीं ही लिखा रहेगा ऑप्शन में। तो यही 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं, या ईस्टर्न बंगाल लिखा रहेगा तो वो चूज कर लोगे आप। तो पागलपंथियों ने क्या किया? इन लोगों ने कहा कि हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे। ठीक है। और तो ये टैक्स इनको किसको देना होता था? जमींदारों को देना होता था। जमींदार वो टैक्स ले जाके, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी क्योंकि जमींदारी सिस्टम जब से बंगाल में आया था ना, सबने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पहले इनको टैक्स देना नहीं होता था, अब जमींदार आ गए तो अब जमींदार की वजह से टैक्स भी आ गया था। तो इन लोगों ने ना सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ बल्कि जमींदारों के खिलाफ भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। तो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1825 में, लेकिन इसको दबाने में अंग्रेजों को 25 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। 1-2 साल में मामला खत्म नहीं हुआ। स्टार्ट किया था करम शाह ने, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसके बेटे ने भी लड़ाई जारी रखी, टीपू शाह ने। तो आप समझ सकते हो कि लड़ाई कितनी लंबी चली, 25 साल से भी ज्यादा तक चली थी ये लड़ाई। तो फाइनली टीपू शाह की डेथ हो गई 1852 में, और उसकी डेथ के बाद अंग्रेजों ने इसको भी सप्रेस कर ही दी। जो अगला मेजर रिवोल्ट हुआ था वो था कोल विद्रोह, कोल म्यूटनी। 1832 में हुआ था ये। तो ये कहां हुआ था? तो पहले तो ये समझ लो कि कोल कौन थे। तो ये लोग ट्राइब्स थे, आदिवासी लोग थे जो छोटा नागपुर एरिया में रहते थे। तो छोटा नागपुर एरिया किसे कहते हैं? जो बंगाल और झारखंड का जो जंगल वाला एरिया है ना, जहां पे काफी सारे जंगल वंगल है, उसको ही छोटा नागपुर बोलते हैं। तो वहां पे ही आदिवासी रहते थे, उनको कोल बुलाया जाता था। तो जब से अंग्रेज आए थे तो इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, इनकी जमीनें छीन ली थी इन लोगों ने, इनके ऊपर गवर्नमेंट आ गए थे। पहले इनके खुद के राजा वाजा हुआ करते थे, इनकी खुद की पंचायत होती थी, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। तो इनको भी
अच्छा नहीं लग रहा था कि ब्रिटिश रूल आ गया है। और ब्रिटिश रूल आने से इनकी लाइफ इसलिए भी चौपट हो गई थी कि जब इनको पहले तो टैक्स वैक्स नहीं देना होता था किसी को, अब ये टैक्स देंगे तो पैसे कहां से आएंगे। तो ये लोग, इनके पैसे इतने खत्म हो जाते थे, इतने गरीब हो गए ये लोग कि इस चक्कर में ये मनी लैंडर्स के चक्कर में पड़ गए, सूद पे पैसा उठाने लगे। यानी एक तरफ तो अंग्रेज इनको परेशान करते थे, दूसरी तरफ ये जो सूद पे पैसा देने वाले लोग थे वो भी इनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो चारों तरफ से इनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो फाइनली इन लोगों ने सोचा कि हम रिवोल्ट कर देते हैं, ये कहां से ये ब्रिटिश वगैरह आ गए हमारे सर पे। तो ये रिवोल्ट हो गया 1831-32 में। रिवोल्ट किया किसने? कोल्स ने। कोल्स कौन थे? तो आदिवासी लोग थे। तो बेसिकली जो केंद्र था, सेंटर था रिवोल्ट का, वो था सिंहभूम। तो सिंहभूम आज के इंडिया की अगर आप बात करोगे तो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो रिवोल्ट हुआ था ये ना सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, बल्कि जो मनी लैंडर्स थे, जो सूद पे पैसा देते थे इनको और बाद में पैसा नहीं चुकाने पे इनकी पूरी जमीन और घर वर छीन लेते थे, तो दोनों को टारगेट किया कोलों ने। तो देखिए, मतलब जो बाहर से आए हुए लोग थे ना, उनको ये लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि हमारी अपनी दुनिया थी आदिवासियों की। तो अंग्रेज भी आ गए, जमींदार भी आ गए, तो जमींदारों को ये लोग बाहरी लोग मानते थे। तो जब ये विद्रोह हुआ तो इन्होंने उनको बाहरी बता के उनके घर जला दिए, काफी बड़े हिस्से में उनको मारा, ठीक है। और लगभग 2 साल तक ये कोल विद्रोह चलता ही रहा। तो फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कलकत्ता और बनारस से अपनी आर्मी को बुला के सिंहभूम में डिप्लॉय कर दिया। तो इस तरह क्या हुआ, फाइनली ये रिवोल्ट को भी उन लोगों ने खत्म ही कर दिया। तो जो अगला इंपॉर्टेंट रिवोल्ट इंडिया में हुआ था वो था मोपला रिवोल्ट। तो ये मोपला कौन थे? तो ये मोपला लोग जो थे ना, ये अरब ट्रेडर्स और जो केरल की जो औरतें थी, मलयाली औरतें, उनसे होने वाले मैरिज से जन्मे लोगों को मोपला कहा जाता था। तो अरब के जो मर्चेंट्स थे तो वो तो केरल में काफी सालों से 1500-1600 साल पहले से ही आते जाते थे। तो इन लोगों ने शादी कर ली थी लोकल औरतों से, तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनको मोपला बोला जाता था। तो मोपला बेसिकली मुस्लिम हुआ करते थे धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी रिलीजियस एंगल भी आ गई थी, क्योंकि ये जो मोपला लोग थे ये बेसिकली फार्मिंग किया करते थे हिंदू जमींदारों के जमीनों पर। यानी जमींदार होते थे हिंदू, उनके अंडर ये लोग काम करते थे और इन जमींदारों को टैक्स देते थे। तो इसमें थोड़ा सा रिलीजियस एंगल भी था। तो क्या हुआ कि जब टीपू सुल्तान रूल कर रहा था ना, तो जब टीपू सुल्तान रूल कर रहा था तो उस वक्त जो हिंदू जमींदार थे ये लोग डर के चले गए थे मालाबार यानी केरल का जो कोस्ट है, ये वाला हिस्सा इंडिया का मालाबार कोस्ट कहलाता है। तो जब टीपू सुल्तान राज कर रहा था तो ये जो हिंदू जमींदार है ये लोग इस जमीन को छोड़ के चले गए थे और इस जमीन पे इन मोपला लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये खुश हो गए कि चलो जमींदार भाग गए, हिंदू जमींदार भाग गए तो हम खुश हो गए। बाद में क्या हुआ, टीपू सुल्तान की जब डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद अंग्रेजों ने फिर से मालाबार पे कब्जा कर लिया और इसको लौटा दिया नंबूदरी ब्राह्मण और नायर जमींदारों को। तो ये सब क्या थे? अपर कास्ट हिंदू थे, सारे ब्राह्मण थे। तो मोपला कौन है? ये लोग मुस्लिम हैं। तो थोड़े टाइम के लिए मोपला के हाथों में ये जमीन आ गई थी। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वापस वो जमीन उनसे छीन के उन्हीं जमींदारों को वापस दे दे रहे हैं। तो इसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंगल आ गया ना, ये लोग ब्राह्मण वो लोग मुस्लिम। तो इन लोगों ने, इनका गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ भी भड़क गया और हिंदुओं के खिलाफ भी भड़क गया और इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। तो जो पहला रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था 1836 में और ये रिवोल्ट ना सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था बल्कि हिंदू जमींदारों को भी बड़े लेवल पे मारा था। तो ये तो 1836 में हुआ था। 1836 के बाद फिर से एक मोपला रिवोल्ट 1922 के आसपास 1921 में देखने को मिला था। यही लोग थे मोपला लोग, इनके ही
वंशजों ने आगे जाके फिर से 60 70 80 साल के बाद फिर से एक रिवोल्ट किया था। तो इस वक्त तो वजह थी जमींदारों को मारना, हिंदू जमींदारों को खास करके। तो 1922 में फिर से यही कहानी हुई थी, फिर से हिंदू जमींदारों को मारा था, यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे दंगे भड़के थे। लेकिन 1922 में जो हुआ था उसको भी मोपला रिवोल्ट ही बोलते हैं। लेकिन वो रिवोल्ट की वजह क्या थी कि उस वक्त पूरे देश में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तो पूरे देश में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो केरल में भी चल रहा था, लेकिन केरल में वो वायलेंस में तब्दील हो गया, दंगों में तब्दील हो गया। तो दंगों में तब्दील होने की वजह से उसको मोपला रिवोल्ट बोला जाता है, क्योंकि एक तरफ मोपला थे, दूसरी तरफ हिंदूज थे। तो क्वेश्चन आया जाता है कि इनमें से किस रिवोल्ट को रायट भी कहा जाता है, रायट यानी दंगा भी कहा जाता है। तो मोपला रिवोल्ट भी था, एक तरह से सोचो तो दंगा भी था। जो अगला बड़ा रिवोल्ट इंडिया में हुआ था वो था कूका रिवोल्ट। तो आपको जगह याद रखनी है, ये रिवोल्ट हुआ था वेस्ट पंजाब में। तो इसके लीडर थे भगत जवाहर मल, जिनको सिया साहिब भी कहते थे। तो ये रिवोल्ट हुआ था 1840 में। वजह क्या थी कि ये जो सिख धर्म गुरु थे, रिलीजियस लीडर थे, उनका मानना था कि अंग्रेजों की आने की वजह से जो हमारे धर्म है, हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, उस पर काफी फर्क पड़ा है, उसमें काफी इंप्योरिटीज आ गई हैं। लोग जो है अंग्रेजों को फॉलो करने के चक्कर में अपना धर्म सिखिज्म भूलते चले जा रहे हैं। तो इनके रिलीजियस लीडर भगत जवाहर मल ने अपील करी सिखों से कि आओ साथ मिलके बैठो और सिख धर्म को प्यूरिफाई करो, सिख धर्म को प्यूरिफाई करो, उसकी टीचिंग्स फॉलो करो, ठीक है, नॉनवेज मत खाओ, शराब मत पियो, इस तरह की चीजें। तो शुरू तो हुआ था ये रिलीजियस वजहों से कि धर्म को अच्छा बनाना है, लेकिन इसी चक्कर में क्या है कि इनकी टक्कर हो गई इंग्लिश से, क्योंकि ये इनको लगता था कि उनके आने से ही इनके धर्म पे काफी प्रभाव पड़ा है और पूरे पंजाब को कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स। तो इसलिए इनकी दुश्मनी जो है ना बहुत जल्दी कंपनी के साथ शुरू हो गई। तो 1840 में आप कह सकते हो कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। लीडर थे भगत जवाहर मल, जगह थी वेस्ट पंजाब। तो ये जो है काफी सालों तक चला था, और मतलब ये नहीं था कि 1-2 साल में इसको खत्म कर दिया या दबा दिया गया। तो जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने काफी ब्रूटैलिटी के साथ 20-25 साल की मेहनत लगी और फाइनली इसको 1872 से 1872 तक में ब्रिटिश ने रिएक्ट किया और इसको दबा ही दिया। जो अगला बड़ा रिवोल्ट हमने देखा, हमारी कंट्री ने देखा, वो था गडकरी और सावंतवादी रिवोल्ट। तो गडकरी का क्या मतलब है? देखो, गडकरी 2 वर्ड से बना है, गड प्लस करी। हिंदी में गढ़ को बोलेंगे गढ़, गढ़ यानी फोर्ट, करी यानी मैनेजर। तो मराठास क्या करते थे, उन्होंने पुणे, सतारा, इस तरह की जगहों पर काफी सारे फोर्ट्स बना रखे थे। तो फोर्ट तो राजा बनवाएगा, लेकिन फोर्ट का ध्यान कौन रखेगा? तो फोर्ट का ध्यान रखने के लिए सेनापति होते थे। तो इस तरह के जो क्लास थी, रूलिंग क्लास, उसको गडकरी बोला जाता था। इस तरह के ऑफिसर्स को गडकरी बोलते थे। गड, फोर्ट, करी, मैनेजर, यानी फोर्ट को मैनेज करने वाले लोग। तो प्रॉब्लम क्या हो गई? तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ब्रिटिशर्स ने कोल्हापुर के राजा को, कोल्हापुर में काफी सारे फोर्ट्स थे, तो कोल्हापुर एक मराठा किंगडम हुआ करती थी, तो कोल्हापुर के राजा को कहा कि तुम इन सबको नौकरी से निकालो, सारे फोर्ट्स ब्रिटिश कंट्रोल करेंगे। तो अब इन सबको नौकरी से निकालोगे तो ये सब क्या करेंगे? तो ये सब रिवोल्ट कर देंगे। तो गडकरी जो है कोल्हापुर के फोर्ट संभालते थे, जबकि ये सावंतवाड़ी जो लोग हैं, ये लोग गोवा और कोंकण के आसपास के फोर्ट संभालते थे। तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज इनके राजाओं को मजबूर कर रहे हैं कि इन गडकरियों को और सावंतवाड़ी लोगों को आप नौकरी से हटाइए, आज के बाद हम फोर्ट के इंचार्ज हैं। तो क्या करेंगे ये लोग? इनकी तो नौकरी जा रही है, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया,
ठीक है, और काफी सारे फोर्ट्स पे, किलों पे कब्जा कर लिया। तो अगर कोई पूछेगा कि गडकरी रिवोल्ट कहां हो रहा था, तो कोल्हापुर में हो रहा था, क्योंकि कोल्हापुर के राजा को मजबूर किया जा रहा था कि इनको हटाओ नौकरी से। तो धीरे धीरे पास के इलाके सावंतवाड़ी में भी ये रिवोल्ट फैल गया। वजह वही थी, फोर्ट को लेके ही मामला फंस रहा था। तो गडकरी रिवोल्ट कोल्हापुर में चल रहा था, ठीक उसी वक्त सावंतवाड़ी रिवोल्ट जो है कोंकण, यानी गोवा और उसके आसपास के इलाकों को कोंकण बोलते हैं। कोंकण महाराष्ट्र में ही है, लेकिन गोवा से सटा हुआ इलाका है। तो दोनों एक ही है, गडकरी और सावंतवाड़ी एक ही वक्त पे चल रहा है, जगह अलग अलग है बस। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश जो है उन्होंने मार्शियल लॉ लगा दिया और काफी ब्रूटैलिटी की, काफी मारा पीटा लोगों को, काफी लोगों को अरेस्ट करके उनको फांसी वगैरह दे दी, और धीरे धीरे वही हुआ, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। अब देखो, आजादी की जो पहली लड़ाई मानी जाती है 1857 की, उसके ठीक पहले जो सबसे बड़ा रिवोल्ट हुआ था वो था संथाल हूल। तो इस संथाल हूल के बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझ ले। तो संथाल हूल का मतलब होता है विद्रोह करना या रिवोल्ट करना। तो संथाल लोग कौन थे? ये लोग आदिवासी लोग थे, जो आज के मैप में अगर आप देखोगे तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के एरियाज में रहते थे। तो इनकी भी वही प्रॉब्लम थी, कई सालों से, कई कह लो कि सैकड़ों सालों से ये लोग वहां पे रहते आ रहे थे। इनका कोई मालिक नहीं होता था, ये लोग खुद अपने मालिक होते थे, किसी को टैक्स नहीं देते थे। लेकिन अब अंग्रेजों ने जमींदारों को लाके बिठा दिया, तो इनको भी वही प्रॉब्लम हो गई कि अचानक से जमींदार कहां से आ गए। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने भी टैक्स वैक्स देने से मना कर दिया, और साथ ही इनको काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स इनका मजाक उड़ाते थे आदिवासी होने की वजह से। तो इन्होंने कर दिया रिवोल्ट। तो ये रिवोल्ट शुरू कब हुआ? तो 1855 में हुआ और 2 सालों तक चला, 1856 तक चला। यानी 57 के पहले होने वाला, ठीक पहले होने वाला ये आखिरी रिवोल्ट है। ठीक, और बाद में इसको ब्रिटिश आर्मी ने दबा दिया। तो वजह तो आप समझ ही रहे हो, जमींदारी सिस्टम से नफरत करते थे ये आदिवासी, जमींदारों को अपना दुश्मन मानते थे, साथ ही साथ मनी लैंडर्स को भी दुश्मन मानते थे, क्योंकि ना टैक्स देना पड़ता, ना ये मनी लैंडर्स के चक्कर में फंसते। तो इनका गुस्सा ब्रिटिश के खिलाफ भी था, जमींदारों के खिलाफ भी था, और साथ ही साथ अब इनकी जमीन भी तो चली गई थी ना, इनकी जमीन भी तो इनके हाथ से निकल के जमींदारों के पास चली गई थी, इसलिए भी नफरत करते थे। तो ये जो संथाल थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, ये भागलपुर जो कि बिहार में है, वहां से लेके उड़ीसा तक के संथालों ने इकट्ठे मिलके रिवोल्ट कर दिया। तो सोचो कितने बड़े एरिया में फैल गया था ये रिवोल्ट। तो जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ये जो भागलपुर से लेके उड़ीसा तक का एरिया है, इसको दामिने कोह बोलते थे अंग्रेज। तो अंग्रेज इसको दामिनो कोह बोलते थे। दामिने कोह का मतलब होता है, कोह मतलब हिल या माउंटेन, दामिन मतलब उसके फुट हिल को कहते हैं, यानी कि पहाड़ के कह लो कि पहाड़ के जस्ट नीचे वाली जमीन को दामिनो को बोलते थे। तो ये जो विद्रोह हुआ था, इसके लीडर थे 2 भाई, 2 सगे भाई, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। ये इन दोनों को आज झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में भगवान की तरफ पूजा जाता है। तो ये लोग इतने ग्रेट थे। तो ये 2 भाई थे लीडर। तो अंग्रेजों ने एक एक करके दोनों भाई को पकड़ के फांसी दे दी थी। तो ये तो आप समझ ही रहे हो कि क्यों हुआ था। तो यही आपको याद रखना है जब भी हम रिवोल्ट्स को पढ़ें, इस तरह की वीडियोस को पढ़ें, कि रिवोल्ट कहां हुए, लीडर्स कौन थे, साल कौन सा था और वजह क्या थी। तो इससे आप, इस लेक्चर से आप उम्मीद कर सकते हो कि एक ना एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस तो रहते ही है। तो इस रिवोल्ट के दौरान आपको एक याद रखना है कि एक बहुत संथालों ने एक नारा दिया था कि डेथ टू मनी लैंडर्स, यानी मनी लैंडर्स यानी सूदखोरों को भी मारो, पुलिस को भी मारो, जो सरकारी ऑफिसर है उनको भी मारो, जमींदारों को भी मारो, सब हमारे दुश्मन है। तो संथाल रिवेलियन जो है फाइनली, एक तरफ तो ये लोग तीर कमान भाले से लेके लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ
कहां तो अंग्रेज जो है अपनी बंदूकें तोपों से लड़ रहे हैं, तो कोई मुकाबला तो था नहीं। फिर भी देखो 10,000 संथाल मारे गए, लेकिन 1,000 ब्रिटिश सोल्जर भी मारे गए। इतने पहले किसी रिवोल्ट में नहीं मारे गए थे। तो देख रहे हो ना, इन लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाया था अंग्रेजों को, जबकि लड़ाई बराबरी की नहीं थी। ये तो तीर धनुष लेके खड़े हैं, सामने जो अंग्रेज है उनके पास तो बंदूक है ना, वो तो दूर से ही मार देंगे। तो ये थे कुछ रिवोल्ट्स, कुछ विद्रोह जो 1857 के पहले इंडिया में देखने को मिले।